वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध और के बंधन स्तर बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। नव गति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये माँ शारदे की स्तुति में लिखी गई पंक्तियाँ माँ शारदे का महत्व स्थापित करती हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी और प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में जिनकी जो आवश्यकता है उसे प्रकट करती हैं। अब देख लेते हैं कि निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम देख लें कि अनामिका, परिमल, गीत का, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, ये काव्य संग्रह हैं इनके। उपन्यास में देख लीजिएगा अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्ले सुर, बकरिहा, इंदुलेखा। और कहानी संग्रह है लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी, चमार और देवी। ठीक है, अच्छा रहेगा कि इन सारे जो रचनाएं हैं इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलें या नोट डाउन करते चलें। कुछ लोग कहते हैं कि सर PDF इसकी उपलब्ध करा दीजिए। ये जाहिर करता है कि आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाह रहे, कॉपी पेन नहीं उठाना चाह रहे हैं। बनी बनाई चीज़ आपको उपलब्ध हो जाए, आप उसे पढ़ लें, देख लें, कभी भी दिमाग में कोई भी चीज़ नहीं बैठेगी। जब आप चीज़ों को लिखते हैं ना तो आधी चीज़ें तो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और जब आप उन्हें रिवाइज करते हैं तो वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले पाठ्यक्रम पे एक नज़र आप लोग फिर डाल लीजिएगा। हम बार बार आपको पाठ्यक्रम केवल इसलिए दिखाते हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता की पहली सीढ़ी उसका सिलेबस होता है। ठीक है ना, ये देखिएगा, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएंगे, निर्धारित अंक 15 है। इन 2 से आपको मिलेंगे कितने? 10 अंक मिलने वाले हैं इन 2 से। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज से हमने अपना जो मॉक टेस्ट है इसमें हमने क्या किया है कि ये 5-5 क्वेश्चन करके, यानी कि एक अपठित गद्यांश भी हमने आपके लिए शामिल किया है ताकि आप एक प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो हर चीज सिलेबस की आपको हर उसमें सेट में मिलेगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसके पहले ये पैराग्राफ हम देखते हैं। प्रश्न 61 से 65 तक के आपको आंसर देने हैं। प्रश्न 61 से 65 तक के आपको आंसर देने हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है कि गद्यांश को पूरी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील अचल स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। एक चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि जो प्रिंट मिस्टेक में देखिएगा, जो हृदय यहां पर लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये वर्तनी में भी आता है। इस तरीके से हृदय लिखा जाएगा, इसमें ये वाला रा लगेगा। ठीक है, तो ये जरूर हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिएगा आगे, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ पर आधारित पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रेम की भाषा है। प्रेम की भाषा किस तरह की भाषा है? अर्थ रहित, शब्द रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित। तो यहां पे हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि प्रेम की भाषा जो है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ये सीधा सीधा हमारे सामने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम की भाषा शब्द रहित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है। देखिएगा, पैराग्राफ के अंदर भी आपसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब चीजें वो पूछ लेता है। ठीक है, देखिएगा, अरण्य का शाब्दिक अर्थ। तो अरण्य का मतलब हमें पता है कि अरण्य का मतलब क्या होता है? वन होता है, कांतार होता है, जंगल होता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यत्न से क्या आशय है? भाषण, रत्न, प्रयास या परिश्रम।
तो यत्न करते हैं, यत्न का तद्भव होता है जतन, और जतन का मतलब क्या होता है? प्रयास। ठीक है ना, तो प्रयास हो गया इसका आंसर, 63 का आंसर प्रयास हो गया। 64 पे आ जाते हैं। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, जीवन, वेद। तो आप देख रहे हैं शुरुआत ही यहाँ पे कहाँ से हुई है? प्रेम से हुई है, कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभाव, ये सब है ना। तो क्या मतलब है इसका? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है? प्रेम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रेम की भाषा, जीवन का आचरण, सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। तो प्रेम की भाषा के विषय में ही पूरा पैराग्राफ है, इसी पर आधारित है, इसी पर केंद्रित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम की भाषा इसका आंसर हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो गया? प्रेम की भाषा हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये गद्यांश के क्वेश्चन थे। हर सेट में अब आप लोगों के लिए हम एक गद्यांश भी लेकर आएंगे, ताकि ये प्रैक्टिस आपको बनती चले कि गद्यांश किस तरीके से हल करने हैं, क्योंकि 2 गद्यांश मिलेंगे 5-5 क्वेश्चन के, और ये नंबर बिल्कुल पक्के होते हैं। ठीक है, चलिएगा। पुस्तक का लेखक से गलत मेल छांटना है। ठीक, तो कौन सा पुस्तक जो है गलत रूप से अपनी पुस्तक के सामने लिखा हुआ है? नासिकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र। ठीक है, तो नासिकेतोपाख्यान जो है पंडित सदल मिश्र के द्वारा ही लिखी गई है। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग या गंगाधर कवि भी इन्हें कहते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। बेताल पच्चीसी राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, इनके द्वारा ही लिखी गई है, यही इसके लेखक है बेताल पच्चीसी के। अब आती है रानी केतकी की कहानी लल्लू लाल। ये गलत है, क्योंकि रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो हैं रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है? इंशाअल्लाह खां। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल से नोट करते चलना है। इंशाअल्लाह खां, ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। और अगर हम लल्लू लाल जी की बात करें, लल्लू लाल जी की अगर हम बात करते हैं, तो इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? प्रेम सागर। ये भी नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हम आपको लिखा रहे हैं। एक भी पुस्तक न केवल पीटी, बल्कि आप कोई भी परीक्षा देंगे और उसमें लेखक और पुस्तकें अगर पूछी जाएंगी, तो एक भी पुस्तक उससे बाहर नहीं जाने वाली है। नासिकेतोपाख्यान, चंद छंद वर्णन की महिमा, बेताल पच्चीसी, रानी केतकी की कहानी, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रेम सागर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुस्तक का लेखक से सुमेल कीजिए। देखिएगा, झांसी की रानी महादेवी वर्मा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि झांसी की रानी तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं। अतीत के चलचित्र, बहुत ही फेमस पुस्तक है महादेवी वर्मा जी की। ठीक है ना। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और कुटज जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। कुटज भी किसका है? कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही रचना है। और ये सारी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं ये। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि इन्हें नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तक का लेखक से गलत मेल छांटिए, कि कौन सी पुस्तक जो है अपने लेखक से गलत तरीके से जुड़ी हुई है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई, बिल्कुल सही। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी, ये भी बिल्कुल सही। लेकिन ठेले पर हिमालय, ये रामवर सिंह जी की रचना नहीं है। ठेले पर हिमालय जो है ये है आपके धर्मवीर भारती जी की रचना। ठीक है ना, धर्मवीर भारती जी की रचना है ठेले पर हिमालय। और ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम ये है क्या। एक तो हो गया तीसरी कसम और एक हो गया मारे गए गुलफाम। ठीक है ना। मारे गए गुलफाम क्या है? ये कहानी का नाम है, ये रचना का नाम है। और तीसरी कसम क्या है? मारे गए गुलफाम जो रचना है, इसके आधार पर तीसरी कसम नाम की क्या है? बॉलीवुड फिल्म बनाई गई थी। बात क्लियर हो गई ना। ये फिल्म बनाई गई थी तीसरी कसम नाम से। आप लोग सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, पुरानी मूवी है। तो मारे गए गुलफाम जो रचना है, इसके आधार पर तीसरी कसम नाम से फिल्म बनाई गई थी, इसलिए लिखा है तीसरी कसम उर्फ मारे गए
गुलफाम, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि रचना है किसकी। फणीश्वर नाथ रेणु, उपेन्द्र नाथ अश्क, मोहन राकेश और वृंदावन लाल वर्मा। तो ये रचना जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, मारे गए गुलफाम। और इस पे आधारित जो मूवी बनाई गई उसका नाम क्या था, तीसरी कसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। ठीक, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है। गुनाहों का देवता किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। पुनर्नवा किसकी रचना है, ठीक है, पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। और चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ये भी सारी रचनाएं कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद यानी कि 4, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती यानी कि 3, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी 2, चांद का मुंह टेढ़ा है 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, सारी रचनाओं को बिल्कुल से आपको कंठस्थ करते चलना है। और कंठस्थ के लिए क्या करना है, बार बार या तो आप वीडियो देखो, बार बार पढ़ो वीडियो, और अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो एक दूसरे से पूछिए इनके विषय में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूरी संभावना है कि इस बार एक रचना पूछी जाएगी आपकी परीक्षा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों को अपने समानार्थी या पर्यायवाची शब्द से मिलाइए। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द से मिलाइए। तो शब्द क्या है, मनसिज। अब मनसिज का मतलब क्या होता है, मयूर, कामदेव, बाण या सर्वव्यापक। तो मनसिज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची है। क्लियर। मेह प्रिय, मेह प्रिय किसका पर्यायवाची है, ये मयूर का पर्यायवाची है, मोर का। विभु का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक, जो सभी जगह व्याप्त हो, वो विभु है। और विशिख, विशिख बाण का पर्यायवाची है, कई बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना, बाण का शर भी होता है, नख भी होता है, ठीक है, और विशिख भी होता है बाण का पर्यायवाची। हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ए ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विपरीतार्थक या विलोम शब्द से मिलाइए। विलोम शब्द की बात हो रही है, ठीक है ना। यौवन का विलोम क्या होगा, वार्धक्य हो जाएगा। लोलुप का क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। लोलुप का मतलब क्या होता है, लालची होता है। एकांगी का क्या हो जाएगा, सर्वांगीण हो जाएगा। कई बार हम लोग सुनते हैं कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार काम कर रही है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए माँ बाप को ट्रेनिंग दी जाती है, बाल विकास के जो विषय होते हैं उनमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बात की जाती है। ठीक है ना, तो सर्वांगीण मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट जो मतलब विकास है उसकी बात हो रही है। एकांगी का मतलब किसी एक मेन मतलब चीज पर फोकस करके उसके विकास की बात करना, एकांगी हो जाएगा। विश्लेषण का क्या हो जाएगा, अपोजिट। विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। ये सीधे सीधे सामने मैच करा दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों को उनके उचित संधि प्रकार से मिलाइए। पवित्र, अब देखिएगा पवित्र का अगर हम विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, पो प्लस इत्र। ठीक है ना, पो प्लस इत्र। ओ और आ मिलके वा बनता है, तो ओ और ई मिलके क्या बन जाएगा, वा में छोटी की मात्रा हो जाएगी, वी बन जाएगा, यानी कि पवित्र। ये नियम किस में आता है, ये नियम आता है अयादी संधि में। एक चीज और देख लीजिएगा, अयादी संधि का कुछ उदाहरण और पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया उसने पो प्लस अन, ये अगर उसने कह दिया तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, इसकी संधि हो जाएगी पवन। क्लियर। और पो की जगह अगर उसने कर दिया यहां पे पौ, पौ पौ प्लस अन, ठीक है ना। यहां पे क्या था, ओ था, यहां पे क्या आ गया, औ आ गया। औ आने पे क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और इसकी संधि क्या हो जाएगी, पावन। बात क्लियर हो गई। ये भी सब अयादी संधि है, तो पवित्र का क्या हो जाएगा, अयादी स्वर संधि हो जाएगा। उल्लास की अगर हम बात करें, उल्लास की अगर हम बात करते हैं तो उल्लास का विच्छेद क्या होगा, उत प्लस लास। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, व्यंजन, यानी कि उल्लास व्यंजन संधि हो गई। पवित्र क्या हो गया, अयादी संधि हो गई। दुरुपयोग, ठीक है ना, तो दुरुपयोग में क्या हो जाएगा, दुरह प्लस उपयोग, दुरह प्लस उपयोग, दुरह प्लस उपयोग। तो यहां पर क्या मिल गया हमें,
विसर्ग मिल गया ना, तो दुरुपयोग क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। और भूर्जा की अगर हम बात करें तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर होगी ना बात, भू प्लस ऊर्जा। और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है। ये नियम किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाक्यांशों को अपने उचित संक्षिप्त रूप या एक शब्द से मिलाइए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कोण कहलाती है। जो कठिनाई से प्राप्त हो, इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, क्या कहते हैं उसे, दुर्लभ कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित तो क्या कहलाता है, पार्थिव। क्लियर होगी ना बात। और खाने की इच्छा क्या कहलाती है, बुभुक्षा कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों के दिमाग में बैठ रही होगी, समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुहावरों को उचित भावार्थ से मिलाइए। कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है, व्यर्थ लिखा पढ़ी करना। थोथा चना बाजे घना, इसका क्या मतलब होता है, कम गुणी व्यक्ति है लेकिन दिखावा बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है ना, वो है थोथा चना बाजे घना। घड़ों पानी पड़ना का मतलब क्या होता है, लज्जित होना होता है। और कान पकड़ने का मतलब क्या होता है कि अब भैया हमने कान पकड़ लिए, ठीक है ना, कि हम रात में अकेले कभी नहीं निकलेंगे, हमने कान पकड़ लिए। इसका मतलब क्या है कि हमने प्रतिज्ञा कर ली इस बात की कि हम रात में कभी अकेले नहीं निकलेंगे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए के साथ में 4 है, बी के साथ में 3 है, सी के साथ में 2 1 4 3 2 1, हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। क्लियर है। एक एक चीज जितने सेट हम आपको लगवा रहे हैं, सारे सेट आप बिल्कुल कंठस्थ करते चलिएगा। फिर आप ये देखिएगा कि पेपर में क्वेश्चन पढ़ा हुआ जब पेपर आता तो मजा कैसे आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बाजार बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, सही क्या होगा, सही होगा बाजार। ठीक है ना, ये होगा सही। वाल्मीकि, ये गलती हो गई, यहां पे क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी, वाल्मीकि। ठीक है ना, छोटी ई की मात्रा यहां पे हो जाएगी। निरोग, निरोग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और श्रीमती गलत लिखा हुआ है, बड़ी की मात्रा होगी यहां पे, तो श्रीमती में क्या हो जाएगा, श्रीमती। ठीक है ना, श्रीमती ये होगा आंसर। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में आपको लिख के दे देगा शुद्ध शब्द छांटिए, निरोग भी लिख देगा उसमें। ठीक है, ये गलत है। निरोगी की अगर हम बात करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर निरोग की अगर हम बात करेंगे, निरोग अगर हमें लिखना है तो निरोग यही लिखा जाएगा, यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है ना, निरोग में बड़ी ई की मात्रा लगती है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो इस बात को। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। शुद्ध शब्द का चयन करें। अंताक्षरी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। किस तरीके से लिखेंगे इसे, ये लिखा जाता है अंत्याक्षरी। क्लियर, इस तरीके से लिखेंगे अंत्याक्षरी। ठीक है ना। मंत्री परिषद बिल्कुल गलत, ये गलत है, छोटी की मात्रा यहां होना चाहिए, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। अगर अकेले मंत्री लिखेंगे तो ये सही है, अगर अकेले मंत्री लिखा तो ये सही है, लेकिन मंत्री परिषद अगर हम लिखेंगे तो त्रा में छोटी की मात्रा आएगी, मंत्री लिखेंगे तो त्रा में बड़ी की मात्रा आएगी। बिल्कुल नोट करके चलिएगा इस चीज को, यही कंफ्यूजन होते हैं, है ना। अत्यधिक, अत्यधिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अत्याधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता। ठीक है ना, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ये हमारा आंसर है अत्यधिक। विद्यार्थीगण, यहां पे भी ये गलती हो गई। सही क्या होगा इसका, इसका सही होगा विद्यार्थीगण। अगर विद्यार्थी लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा जाएगी, अगर अकेला हमने विद्यार्थी लिखा तो बड़ी की मात्रा जाएगी, लेकिन अगर हमने विद्यार्थी के साथ गण लगा दिया तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, छोटी की मात्रा हो जाएगी। बहुत बारीकियां हैं ना, बिल्कुल समझ के चलिएगा। ठीक है ना, यही एक एक दो दो नंबर होते हैं जो हम कहते हैं अरे यार इस परीक्षा में हम शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाए, इसमें तो हम हो गए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर जो बहुत कॉमन होते हैं जो हम लोग गलत कर देते हैं छोटे छोटे कंफ्यूजन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध शब्द का फिर से हमें चयन करना है। अध्यात्म, विरहिणी, फिटकरी और अनुग्रहित। देखिएगा, समझिए, बहुत अच्छा शब्द है। अध्यात्म बिल्कुल सही है, ठीक है ना, अध्यात्म बिल्कुल सही है,
कुछ कहेंगे आध्यात्म होता है, कुछ कहेंगे आध्यात्म होता है, ठीक है ना, लेकिन आध्यात्म नहीं होता, होता क्या है, आध्यात्मिक, ठीक है ना। आध्यात्मिक लिखेंगे तो बड़ा आ लिखेंगे, आध्यात्म लिखेंगे तो छोटा आ लिखेंगे। बात क्लियर? आप देख रहे हैं ना कितनी बारीकियों में जा रहे हैं हम लोग एक एक शब्द को लेके। अध्यात्म लिखना है तो छोटा आ रहेगा, आध्यात्मिक लिखना है तो बड़ा आ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई ना। विरहिणी की अगर हम बात करें तो ये गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाता है, विरहिणी, हा पे छोटी ई की मात्रा होती है शुद्ध शब्द में, तो ये भी अशुद्ध हो गया। फिटकरी की बात करें तो ये भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें भी का पे छोटी ई की मात्रा होती है, फिटकिरी, ठीक है ना, फिटकिरी, का पे छोटी की मात्रा होती है। अनुग्रहित की अगर हम बात करें, देखिए समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा शब्द। अनुग्रहित की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे हम, अनु, गा में ये वाला रा लगाएंगे, अनुग्रहित। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। लेकिन अगर हम अनुग्रह लिखेंगे, अनुग्रह अगर हमें केवल लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे अनुग्रह, ठीक है ना। अनुग्रह लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और अनुग्रहित लिखेंगे, अनु, तो फिर हम ये वाला रा लगाएंगे, अनुग्रहित। क्लियर हो गई ना बात। अनुग्रहित में ये वाला आएगा, अनुग्रह में ये वाला रा आएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यात्म और अनुग्रहित दोनों शब्दों का हमने पूरी तरीके से विश्लेषण आपके सामने कर दिया है, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें, हम तुम्हारे से बहुत प्रसन्न हैं, बिल्कुल गलत हो गया। आदरणीय पूज्य गुरुजी आए हैं, तो अब आप देखिएगा, आदरणीय भी लगा दिया, पूज्य भी लगा दिया, इन दोनों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। आदर सूचक एक ही शब्द हमें लगाने की आवश्यकता है, दो शब्दों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह तथ्य प्रमाणिक नहीं है, देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, प्रमाणिक लिखा हुआ है। जब हम लिखेंगे प्रमाण, ठीक है ना, तो प्रा में बड़े आ का डंडा नहीं लगेगा, लेकिन जब हम प्रमाणिक लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्रामाणिक लिखेंगे, प्रामाणिक, ठीक है। आपने देखा कि इस तरीके के कितने सारे शब्द मिले हैं, प्रामाणिक में ये रहेगा, और यहां पे केवल प्रा है तो ये गलत हो गया, इसलिए ये भी शुद्ध वाक्य नहीं है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं, समझिएगा कि ये शब्द आया है शुश्रूषा, ठीक है। एक तो इसकी वर्तनी आप बिल्कुल देख लीजिएगा, कौन सा शा किस जगह पर है, इसमें से गड़बड़ियां वो कर देते हैं, कहीं कोई शा चेंज कर देंगे, कहीं कोई शा चेंज कर देंगे, एक चीज। दूसरी चीज, अगर बहुत तकनीकी ढंग से अगर देखा जाए तो ये चारों वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि शुश्रूषा जो होती है, शुश्रूषा जो होती है ये मरीज की जाती है, बात क्लियर हुई ना। और सेवा जो होती है ये अपना बड़ों की जाती है, माता पिता की जाती है, बड़े भाई बहन है, बाबा दादी हैं, उनकी जाती है, बात क्लियर हुई ना। तो शुश्रूषा का मतलब तकनीकी रूप से क्या हुआ कि मरीज की जाती है, और सेवा क्या है, ये बड़ों की जाती है, बड़े बुजुर्गों की जाती है, माता पिता की जाती है, बड़े भाई बहन हैं उनकी की जाती है, बाबा दादी हैं उनकी की जाती है। बात आई समझ में। लेकिन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर एक आंसर हमें सही करना ही करना है तो पर यहाँ पे शुश्रूषा का भाव हम सेवा भी लगा सकते हैं, और ये हम सही कर देंगे। लेकिन टेक्निकल रूप से इस चीज को समझ लीजिएगा कि शुश्रूषा जो है वो मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेवा बड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो गई ना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन का एक बेटा है, वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा है, सीता गुणवान स्त्री है, वे सज्जन पुरुष कौन है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। देखिएगा, मोहन का एक बेटा है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, मोहन का एक बेटा है, ठीक है। अब देखिएगा, कह रहा दूसरा है वह हिमालय पर्वत पर चढ़ा। अब आप देखिए, हिमालय अपने आप में क्या है, पर्वत है, हमें पता है कि यह पर्वत है, तो इसलिए यहां पे इस पर्वत की आवश्यकता नहीं थी। सीता गुणवान स्त्री है, स्त्री कभी भी गुणवान नहीं होती, स्त्री हमेशा गुणवती होती है। बात आई ना समझ में। ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए, जब स्त्री के लिए बात होगी तो स्त्री हमेशा गुणवती होगी, गुणवान
नहीं होगी। वे सज्जन पुरुष कौन है? पुरुष की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सज्जन का विच्छेद क्या होता है? सज्जन का विच्छेद होता है सत प्लस जन, व्यंजन संधि है यहां पर, और जन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति या लोग, तो वह सज्जन व्यक्ति है, ठीक है ना। तो वह सज्जन व्यक्ति पुरुष कौन है? तो ये तो कोई मतलब है नहीं इसका, तो पुरुष यहां पे अनावश्यक रूप से लगाया गया है। मोहन का एक बेटा है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी आज की क्लास थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जितनी चीजें पढ़ाई जा रही एकदम कंठस्थ करके रखिएगा, पूरा पेपर आपका फंसने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ।